यस। सर क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी, साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं जेआरएफ के लिए। तो साथ ही साथ पीएचडी के इंटरव्यू के लिए मतलब क्या हम लोग कर सकते हैं कि वो साथ में प्रिपरेशन हो सके उसके इंटरव्यू के लिए भी, पीएचडी के इंटरव्यू के लिए भी। जी देखिए, पीएचडी के इंटरव्यू में दो तीन चीज़ें आपको याद रखना होता है। हर एक यूनिवर्सिटी में, जैसे अगर आपका नेट है तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है या स्टेट यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पर रिटन एग्जाम नहीं होता है। या अगर आपका जीआरएफ है तो रिटन एग्जाम नहीं लेते हैं, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। सो आपको रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अगर नेट नहीं है किसी स्टूडेंट का, वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको रिटन एग्जाम भी देना पड़ेगा और साथ साथ इंटरव्यू भी होगा। तो रिटन एग्जाम में दो चीज़ें आती है। एक तो आपका आता है जो सब्जेक्ट आपका है, जैसे सोशल वर्क है तो एक पेपर सोशल वर्क का होगा। मतलब पेपर में अगर दो सेक्शन है तो एक सेक्शन में उसी सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और दूसरा होगा आपका रिसर्च मैथोलॉजी। रिसर्च मैथोलॉजी में आपको जो कुछ पढ़ते हैं पेपर वन में या पेपर टू में, स्पेशली पेपर टू की अगर बात करें, क्योंकि पेपर टू में पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है, वो पोर्शन आपका एग्जाम में आता है, रिटन रिटन एग्जाम में आता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर स्लाइड ओपन कर लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है पीपीटी? यस सर। फाइन। ओके। तो पेपर टू में जो हमारा यूनिट फाइव है, यूनिट फाइव में जो रिसर्च मैथोलॉजी है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके। जैसे कि रिसर्च कितने प्रकार का होता है, रिसर्च टाइप के, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, का स्क्वायर टेस्ट क्या है, और बाकी के डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च मेथड्स हैं उनको पता होने चाहिए। रिसर्च डिजाइन क्या होता है। ओके। और मेथडोलॉजी जो हम यूज करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सैम्पलिंग मतलब क्या होता है, या सैम्पल यूनिट, सैम्पल साइज, पॉपुलेशन, ये जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में वही आते हैं। ओके। और इसके साथ साथ जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में एक रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है। ठीक है, हर जगह जहाँ पर भी आप एडमिशन लेंगे वहाँ पर भी रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं, कहीं पर उसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। बेसिकली उसका नाम रिसर्च प्रपोजल होता है, क्योंकि आप रिसर्च करेंगे तो आप प्रपोज करते हैं कि हम इस प्रकार का वर्क करने वाले हैं। आप उसमें एक टॉपिक देते हैं जो एक प्रपोज टॉपिक होता है, टेंटेटिव टॉपिक होता है, जो कि बाद में बदल जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर मैं अभी जो टॉपिक डिसाइड कर लिया हूँ क्या मुझे इसी पे काम करना पड़ेगा। 99% केसेस में ऐसा होता है कि आपका टॉपिक चेंज हो जाता है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमको नहीं पता होता है कि वो टॉपिक कितना रेलेवेंट है फ्यूचर के लिए या आपकी जॉब के लिए, या क्या उस पर जो आपके सुपरवाइजर होंगे, जो गाइड होंगे, क्या वो एग्री करेंगे आपके टॉपिक पे, नहीं करेंगे। सो वो टॉपिक जो आप रिसर्च प्रपोजल में लिख करके देते हैं वो केवल इंटरव्यू तक ही होता है, कि आपका इंटरव्यू होगा, क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। ओके। उसके बाद में जब आपका इंटरव्यू एडमिशन हो जाएगा तो वो आपका टॉपिक चेंज हो जाता है। ओके। जो भी रेलेवेंट टॉपिक होगा वो आपके सुपरवाइजर आपसे डिस्कस करके फिर उसको डेवलप करेंगे, बताएंगे कि आपको इस पर स्टडी करना है। तो आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें सब कुछ आपका रिसर्च मैथोलॉजी का जो पार्ट होता है जो मैंने यहाँ पर बताया वही सब कुछ होता है। ओके। जो मैंने पेपर यूनिट फाइव में डिस्कस किया था कि रिसर्च प्रपोजल बनाते कैसे हैं या सैम्पल, वो आपके चार पांच जो स्टेप्स होते हैं, या जो जैसे फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट रहेगा उसमें। ओके। इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है। ओके। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर रहता है, कि आप जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, आप एजुकेशन पे स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, तो उसके रिगार्डिंग आप बुक्स पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, गूगल स्कॉलर से कुछ डाउनलोड करेंगे पेपर वगैरह। तो जो कुछ आप पढ़ते हैं वो आपका आरओएल में आ जाता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर। तो आप एक दो पेज उसमें लिख देते हैं। उसके बाद आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है, रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं। ओके। इसके बाद रैशनल आप देते हैं, रैशनल या सिग्निफिकेंस दे देते हैं कि आप स्टडी क्यों करना चाहते हैं, ये टॉपिक आपने क्यों चूज किया है, किस एरिया जो आपका जियोग्राफिकल एरिया आपने चूज किया। अगर आप फील्ड वर्क करेंगे, प्राइमरी डेटा पे स्टडी करेंगे तो बताना पड़ता है। बेसिकली आपको ये बताना पड़ता है कि हम स्टडी क्यों करना चाहते हैं, इस टाइप की स्टडी, या जो टॉपिक क्यों चूज किया है, तो रैशनल आपको देना होता है। इस स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या है वो बताना होता है। देन आता है आपका मैथडोलॉजी। तो मैथडोलॉजी में वही सब आएगा जो मैंने बताया हुआ था। मतलब इसमें ये आएगा कि कितने सैंपल आप लेने वाले हैं, किस एरिया में स्टडी करने वाले हैं, सैंपल साइज क्या है, पॉपुलेशन कितनी है। ओके। इसके अलावा सैम्पलिंग कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सा टूल्स टेक्निक यूज करेंगे, इंटरव्यू, क्वेश्चन आयर, शेड्यूल, सर्वे करेंगे, तो वो सब चीज़ें आपको मैथोलॉजी में आपको मेंशन करनी होती है। तो ये आपका रिसर्च प्रपोजल होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट जनरली पूछते हैं। तो ये आपको बनाना होता है। तो आपका जब, या तो दो चीज़ें होती हैं, अगर आपका नेट है, जीआरएफ है, तो आपका फिर जो रिटन एग्जाम होता है वो नहीं होगा। ओके। केवल आपका इंटरव्यू होगा। और ये सभी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है ऐसा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम वगैरह में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर
आपका नेट हो या जेआरएफ हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको रिटन भी देना पड़ेगा और इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या सेंटर में नहीं तो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, रिटन भी देना पड़ता है। तो इट डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, किस टाइप का कॉलेज है आपको उसको पढ़ना पड़ेगा जब नोटिफिकेशन देखेंगे उसका। ओके, तो उससे पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। समझ में आ रहा है? किसका क्वेश्चन था? यस सर। जी। सर और रिटर्न कोई? में भी तो रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता होगा ना? रिटर्न में देखो, रिटर्न में क्या होता है कि ये भी आपका वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं पर वो केवल ये बोलते हैं कि रिसर्च प्रपोजल आप लिख दीजिए, आपको लेके नहीं जाना है। वो कहेंगे आप लिख दीजिए 2000 वर्ड्स में, 2000 वर्ड में या 3000 वर्ड्स में आपको अपना जो रिसर्च प्रपोजल है वो लिख देना है। तो आपको वही सब चीज़ें जो मैंने बताया, इंट्रोडक्शन, ओके, एब्स्ट्रैक्ट देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, ROL, मैथोलॉजी, क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, ये सब चीज़ें आपको लिखनी होंगी, खुद लिखना होगा रिटर्न। कहीं कहीं पर ऐसा मांगते हैं और कहीं पर वो सीधा पेपर दे देंगे आपको एक, जिसमें ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि रिसर्च मेथोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, वो सब आपको वहाँ टिक करना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो रिटर्न वाला होता है उसमें। इंटरव्यू में केवल आपके क्वेश्चन पूछेंगे इससे, रिसर्च प्रपोजल से, कि आप जो प्रेजेंट करेंगे कि सर मैं इस पर स्टडी करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, तो उसमें वो पूछेंगे कि आप क्यों स्टडी करना चाहते हैं, क्या आपके ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन है, आपने क्या क्या इसमें स्टडी किया है, कौन कौन सी बुक्स पढ़े हैं, कौन कौन से आर्टिकल पढ़े हैं, किस टाइप की स्टडी हो चुकी है, क्या आप आपको गैप दिख रहा है कि आप वहाँ स्टडी कर सकते हैं, कौन सा एरिया चूज करने वाले हैं, ओके, क्यों चूज करेंगे उस एरिया में, वहाँ कैसी प्रॉब्लम है, या जिस टाइप का आपका टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग उससे क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। ठीक है। और बेसिक थोड़ा बहुत आपके बारे में, आप कहाँ से हैं, और आपका जो मतलब मास्टर्स कहाँ से किया, बैचलर्स कहाँ से किया, ये सब चीज़ें जो हर इंटरव्यू में पूछी जाती है। समझ में आ रहा है? ओके सर। ठीक है। और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सी रिसर्च प्रपोजल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें दो तीन क्वेश्चन और भी पूछते हैं स्टूडेंट। इस सर रिसर्च प्रपोजल कितने पेज का होना चाहिए, नंबर ऑफ पेज कितने होने चाहिए रिसर्च प्रपोजल में। ये ये जो क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली। नंबर ऑफ पेज से नहीं होता है, आपका टॉपिक किस टाइप का है। ओके, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं उसमें, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव कितने आप ले रहे हैं, तो उसी के अनुसार आपका जनरली क्वेश्चन जो होता है, अगर वो पूछते हैं तो कितने वर्ड्स में, जैसे 2000 वर्ड्स में आप लिखिए, तो जैसे प्रपोजल, या फिर 5000 वर्ड्स में, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कॉलेज में। तो वर्ड्स के आधार पर वो लोग देखते हैं, पेज के हिसाब से नहीं देखते हैं। किसी किसी का प्रपोजल 3 पेज का होता है, ओके, और वो सफिशियंट होता है। किसी का 5 पेज का प्रपोजल होगा, किसी का 10 पेज का प्रपोजल होगा। अब जैसे मान लीजिए आपने रिसर्च ROL में, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर आपने 15 बुक पढ़ी या 15 पेपर आर्टिकल पढ़ लिए, तो उनको समराइज करेंगे तो आपका 200 वर्ड्स का अगर हो जाएगा वो, तो वही आपका 2000 वर्ड्स का हो जाएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अगर आपने 2-3 पेपर ही पढ़े हैं तो आप 2 पेज में लिख देंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर, बाकी चीज़ें आपकी 4-5 पेज में हो जाएंगी। तो ये नंबर ऑफ पेज से नहीं होता है, आप कितने वर्ड्स उसमें लिख रहे हैं, कौन कौन से आपके पॉइंट उसमें हैं। जैसे किसी किसी यूनिवर्सिटी में वो लोग पहले देते हैं, फॉर्मेट दे देते हैं कि आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आपको मैथोलॉजी लिखना है, नंबर 3 पे क्वेश्चन लिखना है, नंबर 4 पे ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो पहले से वो दे देते हैं, आपको उसी के अनुसार आपको लिखना पड़ता है। किसी किसी पे डायरेक्ट मांगते हैं कि आप अपने हिसाब से बना करके दे दीजिए प्रपोजल, तो आप अपने अनुसार सीक्वेंस में लगा सकते हैं जो भी आगे पीछे करना है। ओके, तो कहीं पर 2000 वर्ड्स का मांगते हैं, किसी पर 5000 वर्ड्स का मांगते हैं रिसर्च प्रपोजल, या सिनॉप्सिस बोल सकते हैं, कहीं कहीं पर उसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। ठीक है। और और क्या क्वेश्चन था इससे, इसके रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन किसी का? सर आईआईटी और एनआईटी में तो जेआरएफ नहीं देखा जाता, वो रिटर्न अपना लेते हैं। ठीक, उसको समझा देते हैं। मैं NIT से कर रहा हूँ PhD, तो मैं बता देता हूँ। इनका एक ही प्रोसेस होता है IIT NIT का, सेम। ओके, इसमें JRF देखा ऐसा देखा जाता है कि देखिए दो चीज़ें होती हैं, आप जब एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो एक तो कॉलेज फेलोशिप होता है, ओके, जिसको इंटरनल फेलोशिप बोला जाता है। ये कॉलेज खुद देता है, IIT हो या NIT हो, वो खुद देते हैं। आपका नेट हो या ना हो, JRF हो ना, उससे कोई लेना देना नहीं उनको। दूसरा होता है एक्सटर्नल फेलोशिप। इसमें आपका जैसे JRF हो गया, ओके, बाकी और भी बहुत सारे फेलोशिप होते हैं, पता होगा आपको, तो वो सभी फेलोशिप में आ जाएंगे। तो जब स्टूडेंट अप्लाई करेगा तो उन लोगों ने पहले से कोटा बना रखा है कि अगर हमको 5 स्टूडेंट लेने हैं तो 5 में से 3 लेने हैं जो कि एक्सटर्नल फेलोशिप के होंगे, और 2 इंटरनल फेलोशिप। ये भी इसका भी क्राइटेरिया होता है कि जैसे मान लीजिए 5 प्रोफेसर हैं, तो हर प्रोफेसर के अंदर 2-2 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि इंटरनल फेलोशिप पे होंगे, बाकी के एक्सटर्नल फेलोशिप पे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रोफेसर है सोशल वर्क का,
उसके पास पहले से 2 स्टूडेंट इंटरनल इंटरनल फेलोशिप पे हैं, मतलब जो कॉलेज फेलोशिप देता है उस पर ऑलरेडी है, तो वो तीसरा स्टूडेंट ले नहीं पाएगा। तो उसको जितने स्टूडेंट वो लेगा, अब वो लेगा एक्सटर्नल फेलोशिप के आधार पर, मतलब जिसका जेआरएफ होगा उसी को लेगा वो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें भी मैटर करती हैं। या कॉलेज के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर भी क्राइटेरिया होता है कि आपको कितने स्टूडेंट बाहरी फेलोशिप के लेने हैं, कितने इंटरनल फेलोशिप वाले लेने हैं, क्योंकि कॉलेज जो फंड देता है तो उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है कि हर एक प्रोफेसर 2 स्टूडेंट ले सकता है, जो कि इंटरनल फेलोशिप पे ले सकता है किसी को भी, और बाकी को जेआरएफ से या बाकी के फेलोशिप जो स्कीम्स होते हैं उससे लेगा। तो अगर आपका जेआरएफ है तो इसमें आपका थोड़ा सा एज रहता है कि एक तो जब इंटरव्यू होगा तो ओके, आप जब बोलेंगे कि आपका जेआरएफ है तो थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा जाता है। ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वहाँ जेआरएफ की जरूरत होगी या उनको जो फेलोशिप वाले बंदे चाहिए होंगे, स्टूडेंट चाहिए होंगे जो कि जेआरएफ है उनका, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, ये चीज़ होती है। वो नेट इसमें आईआईटी एनआईटी में दोनों में एक ही प्रोसेस है। समझ में आ रहा है? और यस सर। जेआरएफ अगर आपका रहेगा तो ये हमेशा थोड़ा सा एज रहेगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में आप इंटरव्यू देंगे कि जिसका जेआरएफ होता है, जैसे मान लीजिए टॉपर होता है, तो जब वो इंटरव्यू देगा तो एक जो टीचर होते हैं उसको अलग तरीके से थोड़ा सा देखते हैं। वो थोड़ा गलती करेगा तो भी उसको सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि थोड़ा सी एज हमेशा रहेगी, जेआरएफ रहेगा उसका तो। ओके। बाकी की ओके सर। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पर भी प्रेफरेंस ज़्यादा जेआरएफ को देते हैं, क्योंकि जो प्रोफेसर होता है उसका ऐसा मानना होता है कि जिनके पास जिसको पैसा मिलेगा 5 साल तक, वो कम से कम एटलीस्ट फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा तो उसका मन रहेगा पढ़ने के लिए, पीएचडी करने का। ओके, जिनके पास जैसे फेलोशिप नहीं मिल रहा है तो स्टूडेंट कोशिश करता है जल्दी कंप्लीट हो जाए पीएचडी, जल्दी जल्दी करेगा बहुत सारे। तो इस सब चीज़ को देखते हुए प्रोफेसर सोचते हैं कि जिनके पास फेलोशिप है, जो जिनका जेआरएफ है, हम उन्हीं को लेकर क्यों टेंशन लेकर रहेंगे, इसलिए वो फोकस करते हैं जेआरएफ को। समझ में आ रहा है? ठीक है सर। चलिए। हाँ, ओके फाइन। और किसी का क्वेश्चन क्या था? एक मिनट। त्रिवेणी सर, यूजीसी नेट पैटर्न आस्किंग क्वेश्चंस वर वेरी टाइम चेंज फॉर देन नाउ यू कैन बी अपेयर प्रिपेयर फॉर दोज न्यू टॉपिक। सी, न्यू टॉपिक नहीं होता है उसमें, देखो मैंने पेपर का एनालिसिस किया हुआ है उसमें। पेपर में कुछ टॉपिक न्यू है, जैसे कि 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि अलग होते हैं। ये टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस होता है। सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उनकी लैंग्वेज चेंज होती है। जैसे यूनिट 1 में अगर क्वेश्चन कोई आया हुआ है, बेवरेज रिपोर्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, ओके, तो डायरेक्टली वो नहीं पूछेंगे कि बेवरेज रिपोर्ट किसने दी। ऐसे क्वेश्चन पहले आते थे, अभी थोड़ा सा वो एक बड़ा सा क्वेश्चन बना देते हैं, 3 4 स्टेटमेंट दे देते हैं, उसके नीचे ऑप्शन दे देते हैं, तो ऐसा लगता है कि नया क्वेश्चन है, नया पैटर्न है। ओके, पैटर्न नया होगा लेकिन क्वेश्चन हमेशा पुराना ही रहता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देंगे, उस क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे। अभी जैसे मान लीजिए वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिविल सोसाइटी का जो है कब बनाया गया, किस कंट्री में बनाया गया, किस ईयर में बनाया गया था, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। अभी क्वेश्चन आ गया था कि इसका इसका जो ओरिजिनल नेम क्या था, फुल नेम क्या था। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है वो आउट ऑफ सिलेबस था, वो क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में पूछ लिया गया था, तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा सिलेबस। ओके। 90% क्वेश्चन सिलेबस से ही आते हैं, 10% आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं, और 10% के लिए आप 10 बुक नहीं पढ़ सकते। राइट। बेहतर है कि एक ही बुक पढ़िए, 10 बार पढ़िए, और 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। 90 क्वेश्चन आपको करना है, 90 क्वेश्चन में से अगर आप 80 कर पाते हैं, 70 कर पाते हैं, तो कट ऑफ 70 तक ही जाता है ना, उससे ज़्यादा नहीं जाता है जनरली। तो आप 100 में से अगर 70 फोकस करिए, 80 फोकस करिए, ना कि बजाय 10 पे। अगर 10 पे फोकस करेंगे तो बाकी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। तो ये गलती स्टूडेंट जनरली करते हैं कि सर वो 4 क्वेश्चन तो वो पता नहीं कहाँ से आ गए, हम उसको कैसे कवर करेंगे। अगर आप उस पर उसको कवर करेंगे तो बाकी चीज़ छूट जाएगी, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, सो इट इज़ बेटर कि फोकस ऑन द सिलेबस देन थिंक अबाउट अदर थिंग्स। पहले सिलेबस को कवर कर लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी चीज़ें आप बाद में पढ़िए। ओके। तो यही स्टूडेंट गलती करते हैं एग्जाम में। जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन है पेपर 2 में, और उन्होंने देखा शुरुआत का 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं, या लगा कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट डरने लगते हैं कि सर ये कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पता नहीं अब मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। 3 घंटे का पेपर होता है ना, छोड़ दीजिए, बाद में कर लीजिए। बाद में नहीं आ रहा है तो उनको तुक्का मार दीजिए, माइनस मार्किंग नहीं होती है उसमें से, एक दो सही हो जाएंगे। ओके, बाकी आप 90 क्वेश्चन करिए, जैसे पेपर 1 में होता है, पेपर 1 पेपर 2 में। इसमें 100 होते हैं, इसमें 50 होते हैं। फोकस रिमेनिंग इसमें लगभग 45 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिलेबस से होंगे, इसमें आपके 90 क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन ऐसे होंगे सिलेबस से होंगे, तो इन पे फोकस करिए। ओके। और बाकी जो नए नए क्वेश्चन होते हैं उसको मैं एनालाइज करता हूँ, बाकी क्लासेस में उनको भी बताता हूँ कि कैसे करना है सॉल्व। ओके। समझ में आ रहा है किसका क्वेश्चन था? त्रिवेणी। लायन हार्ट, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और एनी क्वेश्चन?
अच्छा, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर। इरफान, सर व्हाट इज द वे बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर द दिसंबर एग्जाम एज एवरी टाइम द पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चन रिपीट, क्या लिखा है, आस्किंग आस्किंग चेंज एवरी टाइम आस्किंग क्वेश्चन। सी, पैटर्न तो चेंज होगा ही होगा। पैटर्न मतलब जो क्वेश्चन का तरीका है। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी क्वेश्चन होगा, सेम लैंग्वेज तो नहीं लिखी होगी ना दोबारा। अब जैसे मान लीजिए पिछले आपने 5 सालों के क्वेश्चन देखे होंगे, तो 5 ईयर के क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे पिछले 1-2 सालों में कि क्वेश्चन लेंदी आ रहे हैं, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, केवल 4 ऑप्शन नहीं दिए गए, 4 में से एक टिक करना है, बस हो गया। 2-3 स्टेटमेंट होंगे A B C D करके, फिर उसका कोड दिया होगा नीचे 1 2 3 4 करके, तो वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करना होता है, जो मैं क्लास में बताता हूँ। क्वेश्चन लेंदी रहता है तो स्टूडेंट को लगता है कि बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है पता नहीं क्या आ गया इसमें। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है उतना ही सिंपल क्वेश्चन होता है, हमेशा याद रखना। जितना छोटा क्वेश्चन होगा उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। ओके। छोटे क्वेश्चन में आप ज़्यादा सोच नहीं सकते, ना ज़्यादा उसको पढ़ सकते हैं, क्या ही पढ़ेंगे, उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या आ गया। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसको आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी तो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। ओके। इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना होगा। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा, उतना तरीके से आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। है ना, क्योंकि क्लासेस में क्या होता है कि मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैं ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, तो स्टूडेंट की हैबिट नहीं होती क्वेश्चन पढ़ने की, उसको केवल आंसर लगाना होता है। तो आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, उसको पैटर्न को समझेंगे क्या लिखा है। तब की भाषा ऐसी लिखी होती है कि आप नहीं समझ पाते, तो आप हिंदी में देखते हैं, फिर एग्जाम में जनरली आपने देखा होगा, हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं, बहुत सारा टाइम निकल जाता है, तो क्योंकि वो आप प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चन। मॉक टेस्ट लगाइए, पिछले 2-3 एटलीस्ट जब एग्जाम से 1-2 महीने पहले ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ओके। इसलिए अभी 6 मंथ है, अभी से आप पहले फोकस करिए थ्योरी पर। ओके। अभी अभी ये काम करना होगा आपको, तैयारी आप कर रहे हैं तो पहले तो जो अभी जून का एग्जाम का पेपर हुआ है, उसको 2-3 बार सॉल्व करिए। 2-3 बार का मतलब हमारा फोकस ये है कि पहले क्वेश्चन देखिए कि आपने गलती क्या कहाँ की, उसको एनालिसिस करिए किस टाइप की गलती आपने एग्जाम में की थी, उनको लिख लीजिए, रिमार्क कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 ये गलती हुआ था, इसमें ये मिस्टेक की मैंने, इसमें आपको ये थ्योरी नहीं आती थी, या ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, वो सब लिख लीजिए। दोबारा क्वेश्चन उसको देखिए, एनालिसिस करिए कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। फिर आप स्टार्ट करिए पढ़ाई करना, थ्योरी स्टार्ट करिए पेपर 1, सॉरी यूनिट 1 से। इसी प्रकार से पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। ओके। जब जैसे यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया, फिर यूनिट 1 के आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके। जैसे आपने जून का पेपर उठाया, इसमें देखा कितने क्वेश्चन आए हैं पेपर यूनिट 1 से। इसमें 15 क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार, ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट 1 से इस वाले एग्जाम में। तो जो 15 क्वेश्चन है उनको करके देखिए कि आपने जो पढ़ा है क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, क्या आपने जो कुछ पढ़ा है वो जो आपने प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके। तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे तो क्या गलती हो रही है, कितना डेप्थ तक आप स्टडी किए हैं, क्या और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। वो सब चीज़ें आपको देखना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने यूनिट 1 स्टार्ट किया, यूनिट 1 से स्टार्ट करके पूरा कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आपने एनालाइज नहीं किया कि कितना आपको आता है, कितना आपको और पढ़ना है। वो सब चीज़ के लिए आपको यूनिट वाइज स्टडी करनी होगी। यूनिट 1 पढ़िए 1 हफ्ते, उसके बाद उसको क्वेश्चन सॉल्व करिए, MCQ PYQ जो कुछ भी क्वेश्चन है उसको एनालिसिस करिए, समझिए क्या क्या मिस्टेक्स हैं, लिख लीजिए। ओके। एक नोटबुक बनाइए, उसमें लिखते जाइए पेपर 1 यूनिट 1 में क्या क्या मिस्टेक्स किए आपने, कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन दोबारा आपको एक बार रिवाइज करना है, कौन कौन सी थ्योरी आपको डिफिकल्ट लग रही है उसको दोबारा रिवाइज करना है। ऐसे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक ऐसे इसी इसी को फॉलो करना है, इसी प्रोसेस को। ओके। जब पूरा आपका यूनिट कंप्लीट हो जाए तो एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, जिसमें कोई पेपर उठा लीजिए, जैसे जून का है या इससे पहले 2022 का पेपर होगा उसको उठा लीजिए, उसको सॉल्व करिए, फिर देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। ओके। क्या किस टाइप के क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइप होते हैं ना क्वेश्चन के, कुछ असेस रीजन क्वेश्चन होते हैं, कुछ पैसेज होते हैं। ओके। कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं, कुछ सिंपल 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, कहीं पर मैचिंग जो लिस्ट 1 लिस्ट 2 होता है मैचिंग वाला क्वेश्चन होता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप सही कर पा रहे होंगे, किसी किसी में डिफिकल्टी होती है, जैसे कुछ लोगों को मैचिंग वाले क्वेश्चन में डिफिकल्टी होती है। ओके। तो आप उस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट करिए, जैसे 3-4 साल के पेपर ले लीजिए, उसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे ना, 10-15-20, सबको लगाइए बैठ के कि क्या क्या मिस्टेक हो रहा है। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है असेसन रीजन क्वेश्चन में, तो केवल उसी टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए 2-3 सालों के पेपर निकाल करके। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करना होगा, ऐसे आप करेंगे तभी आपका JRF होगा, क्योंकि नेट निकलना थोड़ा इजी रहता है, लेकिन JRF के लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके। टाइम सब लोग बराबर देते हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा एफर्ट करते हैं, सही तरीके से तैयारी करते हैं, उन्हीं का हो पाता है। ओके। किसका क्वेश्चन था ये? और 90% सिलेबस से आता है, तो ये मत सोचो कि सर ये तो बहुत कुछ अलग आ रहा है, कुछ अलग नहीं आ रहा, मैंने पेपर देखा हुआ है, 90% क्वेश्चन सिलेबस के हैं। बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, डिफिकल्ट लैंग्वेज कर दिए उसको, बोल सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा।
क्योंकि अब वो जो 5 साल पहले क्वेश्चन आते थे वैसे तो नहीं आएंगे ना। अभी तो माइनस मार्किंग स्टार्ट नहीं हुआ, हो सकता है कि 1-2 साल में माइनस मार्किंग स्टार्ट कर दें तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि अच्छे से पढ़ के एग्जाम दे लीजिए और क्लियर करिए। इसका क्वेश्चन था। ओ, एक मिनट। इरफान अहमद क्लियर है? Yes, sir. Thank you, sir. ओके। नेक्स्ट, रोमा। अगर किसी का मैं गलत नाम प्रोनाउंस करूँ तो उसके लिए सॉरी। सर मुझे ह्यूमन स्टडी से कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट से पीएचडी या नेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्या करूँ इसमें? जी ऐसा नहीं है, फ़ायदा क्यों नहीं है? अगर कोई सब्जेक्ट बनाया गया है तो उसका स्कोप होगा तभी बनाया गया ना। हाँ, अभी प्रेजेंट टाइम में उतना स्कोप नहीं है। जैसे सोशल वर्क है तो सोशल वर्क बहुत कम स्टूडेंट लेते हैं, राइट। और ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि सब्जेक्ट भी होता है कोई ऐसा। धीरे धीरे उसका स्कोप बढ़ेगा। अगर आप अभी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लेंगे या नेट कर लेंगे तो आगे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि कंपटीशन कम रहेगा। वैकेंसी आएंगी तो इकट्ठा आएंगी, बहुत सारी वैकेंसी आएगी तो आपका वहाँ स्कोप ज़्यादा रहेगा। और जैसे मान लीजिए बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश है, सोशोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, वहाँ पर ऑलरेडी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। हर यूनिवर्सिटी में सीट्स होते हैं, हर यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आती है, तो इतने सारे स्टूडेंट भर देते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है इसका स्कोप ना हो। अगर सब्जेक्ट बनाया गया है, यूजीसी ने सब्जेक्ट को लिस्टेड किया है, उसका एग्जाम हो रहा है तो उसका स्कोप है। ओके। जी तो सर। बाकी ह्यूमन स्टडी में आप बाहर के और भी सब्जेक्ट वाले भर सकते हैं ना। पॉलिटिकल साइंस भर सकते हैं, सोशल वर्क वाले भी स्टूडेंट भर सकते हैं ह्यूमन स्टडी में। तो बहुत सारे स्टूडेंट भर सकते हैं। तो कंपटीशन वहाँ भी बढ़ेगा। तो इट इज़ बेटर कि आप फोकस करिए और तैयारी करिए। जी, जहाँ जहाँ वैकेंसी आएगी, सर जैसे फॉर जैसे एग्जाम्पल। थोड़ा सा बोलते हैं ना, जब हाँ। कोई बोलते हैं तो थोड़ा सा ये हम्म, डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, डीमोटिवेट ऐसा समझ रहा हूँ लगता है। मैं। सोशल वर्क में यही केस है। सोशल वर्क में भी थोड़ा सा अभी कम, अब ज़्यादा स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर रहे हैं। पहले 2-3 साल पहले, 4 साल पहले ऐसे ही सोशल वर्क का भी स्टेटस था कि सबको पता भी नहीं था कि ये क्या सब्जेक्ट है, क्या इसको कैसे पढ़ना होता है, सब चीज़ें की वैकेंसी आती है कि नहीं आती है। लेकिन अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं इसका स्कोप बढ़ रहा है। तो सेम फॉर द ह्यूमन स्टडी, धीरे धीरे सर करके। सर ऐसा है ना कि जैसे कि एक लड़के हैं जेआरएफ किए हुए हैं, तो वो मेरे स्टडी से, तो ओके। वो बता रहे थे कि मैंने तो कोडाई कोनाल बात किए थे, हम्म। तो ऐसा वो वहाँ की मैम बताई कि तुम किसी और सब्जेक्ट से क्यों नहीं कर लिए जो इससे किए हो। अच्छा। सी, ठीक है, उनका अपना एक अनुभव एक्सपीरियंस होगा मैडम का, जिन्होंने अपने हिसाब से बताएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जी। कोई सब्जेक्ट अगर लिस्टेड है यूजीसी में, उसका स्कोप है तभी वो सब्जेक्ट बनाया गया है। और ऐसा तो नहीं है कि अगर इसी ह्यूमन को स्टडी। ले हाँ हाँ हाँ, बोलिए। इसी को लेकर के सर हम बोले कि अगर एनटीए इसमें वो शामिल किया है तो ऑटोमेटिक होगा कि कुछ न कुछ ऐसा होगा, तब तो उसको शामिल किया है। बिल्कुल, देखिए नेट में सब्जेक्ट अगर नहीं है डाल तो उसके देंगे। लिए, सब्जेक्ट अगर है तो उसके लिए टीचर भी चाहिए होते हैं पढ़ाने के लिए, राइट। सो अगर ह्यूमन स्टडी के टीचर नहीं होंगे तो बाकी अदर सब्जेक्ट के टीचर उसमें एग्जाम देंगे, वो लोग अपीयर होंगे, उनका सिलेक्शन होगा। तो जो ह्यूमन स्टडी के स्टूडेंट अगर होंगे तो उनको ज़्यादा वेटेज मिलेगा, उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। ओके। जब तक आप पीएचडी करेंगे, नेट क्लियर करेंगे, उतने और 2-3 साल लगेगा, तब तक और ज़्यादा स्कोप बढ़ जाएगा उसका, सब्जेक्ट का। ठीक है। और क्वेश्चन क्या था? सर, प्रोफेसर से जी सर, बहुत रिसर्च। बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। भारती, क्या प्रोफेसर से रिसर्च टॉपिक कैंसिल भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भारती। टॉपिक 90% केसेस में कैंसिल, देखिए कैंसिल नहीं होता है, चेंज होता है। कैंसिल क्यों करेंगे आप? जैसे आपने टॉपिक चूज किया चाइल्ड एजुकेशन को लेकर के, तो एज ए स्टूडेंट, हम जैसे आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपने बस सुना है, पढ़ा है, आपको लग रहा है कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, इस पर हम स्टडी कर लेते हैं। लेकिन आपको नहीं पता उसका फ्यूचर स्कोप कैसा है, उस टॉपिक कितना स्टडी हो चुका है। आपने 2-4 पेपर पढ़े होंगे, उसके आधार पर आप बता रहे होंगे कि आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है। जो प्रोफेसर है वो पिछले 20-30 सालों से उस एरिया में एक्सपर्ट है। उसको पता है कि इसमें किस टाइप की स्टडी हो चुकी है, कौन कौन सी कंट्री में स्टडी हो चुकी है, कौन कौन से वेरिएबल ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, क्योंकि सेम स्टडी बार बार नहीं होगी ना। तो प्रोफेसर वो उसको पता रहता है कि फ्यूचर में किस टॉपिक का स्कोप है, क्या क्या वेरिएबल नए हो सकते हैं, इसमें ऐड हो सकते हैं, तो क्या टॉपिक को चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है, इसमें जो क्वेश्चन आपने दिए हैं वो रेलेवेंट है कि नहीं है, उसमें कितना बदलाव करना है, मॉडिफाई करना है। तो प्रोफेसर सब कुछ बदल देगा, उसमें 90% आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा। अगर आपने टॉपिक अच्छा बनाया होगा तब 90%, अगर आपका टॉपिक अच्छा नहीं होगा तो 100% चेंज हो जाएगा। मतलब टॉपिक ही आपका चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एक केस बता देता हूँ। ओके, मैंने जो रिसर्च प्रपोजल दिया था वो दिया था सोशियो कल्चरल चेंजेस पे दिया था ऑफ एनी पर्टिकुलर ट्राइब। ओके। अब मास्टर्स में मैंने पढ़ा हुआ था, मैंने फील्ड वर्क किया था उसी पे, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक ठीक है, इस पे दे देते हैं। और मेरा सिलेक्शन भी हो गया फिर यहाँ पर।
मेरा जेआरएफ भी था, और जो भी उन्होंने पूछा मैंने बताया। उसके बाद जब यहाँ पर आया मैं, तो मेरा टॉपिक, सर बोले कि ये टॉपिक जो है पहले हुआ करता था, मतलब आज से 10 साल पहले स्टडी इस पे ज़्यादा हुआ करती थी, इसका अच्छा स्कोप था। अभी प्रेजेंट टाइम में ये सोशल चेंजेस पे ज़्यादा स्टडी नहीं होता है, तो आपको थोड़ा डेवलपमेंट स्टडी फोकस करना पड़ेगा। कुछ ऐसा टॉपिक जो कि बर्निंग टॉपिक होना चाहिए, जैसे क्लाइमेट चेंज है, या वीमन को लेकर के हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, उनके पार्टिसिपेशन को लेकर के, उनके एम्पावरमेंट को लेकर के स्टडी कर सकते हैं। तो जो बर्निंग टॉपिक क्लाइमेट चेंज हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, तो ऐसे टॉपिक चूज करने के लिए बोलते हैं। तो मेरा टॉपिक चेंज हो गया। उसके बाद मैंने दूसरा टॉपिक लिया था डैम एंड डिस्प्लेसमेंट को लेकर के, जितने डैम बनते हैं उनको लेकर के, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, माइग्रेशन होता है, उसको लेकर के। फिर मैंने इसको पढ़ा 1-2 महीने, मुझे उतना समझ में नहीं आया, तो सर ने फिर दोबारा सजेस्ट किया कि आप इस पर कर लीजिए, क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो ये टॉपिक चेंज होना तो जरूरी है, और होता भी है। ओके, आपको स्टार्टिंग में लगता है कि शायद ये जो है टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा, इसमें हम स्टडी कर लेंगे, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने एक ही टॉपिक को, तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये मेरे एरिया इंटरेस्ट में नहीं है, हमको इस पर स्टडी नहीं करना चाहिए। तो बाद में आप चेंज करेंगे, और वो चेंज होना कोई बुरी बात नहीं है। अब बाद में आपको ये भी देखना होता है कि फ्यूचर में स्कोप है कि नहीं उसका। राइट, अगर मान लो आपको पोस्ट डॉक करना है और आगे भी देखना है, या कुछ भी करना है, तो आपको ये देखना होता है कि फ्यूचर में उसका स्कोप होना चाहिए उस टॉपिक का, और इंटरेस्टिंग टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन है भारती। और इट कैन बी मॉडिफाई लेटर, बिल्कुल मॉडिफाई हो जाएगा। लाइन हेड सर, अगर कोई अच्छे से प्रिपेयर करे तो सेकंड पेपर में कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं? जी देखिए, सेकंड पेपर थोड़ा सा लेंदी को पेपर होता है, और उसमें थ्योरी ज़्यादा होती है, और थ्योरी में गलत होने के चांसेस भी होते हैं। तो बोल सकते हैं कि लगभग आप, जी अब डिपेंड करता है ना, अब कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो तो 90 प्लस भी कर सकता है सही। ओके, लेकिन एवरेज अगर बात करें तो 70-75 तक करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। सर बहुत सारे यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क करके पीएचडी नहीं होता है, हाँ। लेकिन जैसे सोशल वर्क में जेआरएफ मेरा निकला हुआ है, और जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे सोशियोलॉजी और ट्राइबल स्टडीज है, यस, तो वहाँ इनरोल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। वो उसमें आपको लेके। देखना होगा, ये लिखा होगा उसमें जब नोटिफिकेशन रहता है, कि जैसे कि 1 सेकंड, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है ट्राइबल स्टडी, ओके, या एंथ्रोपोलॉजी, या सोशोलॉजी। एक एमपी में यूनिवर्सिटी है, क्या नाम उसका, इंदिरा गांधी ट्राइबल इंस्टीट्यूट ऐसे कुछ करके है, तो वहाँ पर सोशल वर्क आई थिंक है, नहीं पता नहीं, ट्राइबल स्टडी एक डिपार्टमेंट है, तो उसमें आप सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा होता है अलाइड सब्जेक्ट। अलाइड सब्जेक्ट का मतलब होता है कि उससे रेलेवेंट जो भी सब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, जैसे मेरा सोशल वर्क है सब्जेक्ट, तो सोशल वर्क जनरली आईआईटी एनआईटी में नहीं होता है। वहाँ पर जो डिपार्टमेंट होता है उसका नाम होता है सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट। इसके अंदर आप, अगर आपका एंथ्रोपोलॉजी है सब्जेक्ट तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ज्योग्राफी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, सोशोलॉजी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, सोशोलॉजी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई भी सब्जेक्ट है आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मेरा सोशल वर्क था, अब सोशल वर्क यहाँ पर नहीं है, किसी भी 90% आई आई टी में नहीं है, क्योंकि वो सब टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर जो आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं या ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं, उनके लिए अलग से डिपार्टमेंट नहीं होता है, एक ही डिपार्टमेंट होता है, उसमें सभी लोग रहते हैं एक ही डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप, वहाँ पर सोशल वर्क नहीं होगा। ठीक है, सोशोलॉजी भी नहीं होगा शायद, क्योंकि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं होता है किसी एक सब्जेक्ट के नाम से। कोई भी अप्लाई कर सकता है। मेरे जो प्रोफेसर है वो एंथ्रोपोलॉजी के हैं, मैंने अप्लाई किया है, मेरा जेआरएफ था सोशल वर्क। मैंने मास्टर्स किया था रूरल डेवलपमेंट में। तो आजकल इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, अगर आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में करेंगे, तो वहाँ पर सोशल वर्क का डिपार्टमेंट है, वो लोग उन्हीं को लेंगे जिनका मास्टर सोशल वर्क में होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, तो मेरा जो प्रपोजल था वो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो मैंने कॉल किया, पूछा, तो बोले कि आपका मास्टर्स नहीं है सोशल वर्क में, तो हमको मास्टर्स जो है सोशल वर्क में चाहिए स्टूडेंट का, तो उन्हीं को लेंगे हम, आपका चाहे जेआरएफ हो या ना हो। तो ये भी चीज़ होती है, तो आपको ये भी देखना होता है कि आप किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पर क्या क्राइटेरिया है। कहीं की पर ले लेते हैं, उनको ऐसा कोई इशू नहीं होता है कि आपका जेआरएफ नेट किस सब्जेक्ट में। समझ में आ रहा है? तो यूनिवर्सिटी पे, यस सर, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है ना। यस यस, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। और अगर उसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में अलाइड सब्जेक्ट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इट इज़ बेटर कि आप कॉल कर लीजिए, जनरली उसमें नंबर दिया रहता है, कॉल कर लीजिए। या फिर उसमें जा करके देख लीजिए। देखिए, हर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट होगा, उसमें डिपार्टमेंट का वो भी रहता है, कभी कभी वेबसाइट भी होता है या पेज रहता है, प्रोफेसर्स की भी वहाँ पर डिटेल रहती है।
उन पर आप मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और जितने भी अभी यहाँ पर जिस क्लास में जितने लोग हैं, 9-10 पार्टिसिपेंट हैं, प्लीज़ एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी अप्लाई करो आप पीएचडी के लिए, तो जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने से पहले क्यों आप पैसा बर्बाद करेंगे, 1,000 रुपये एप्लीकेशन का होता है या 500 रुपये। इट इज़ बेटर कि ओपन करिए वेबसाइट, डिपार्टमेंट ओपन करिए, प्रोफेसर का प्रोफाइल ओपन करिए। आपका जो टॉपिक है, आप जो टॉपिक चूज करने वाले हैं, आपका जो सब्जेक्ट है, क्या उससे रेलेवेंट प्रोफेसर वहाँ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मत अप्लाई करिए, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो अगर वो प्रोफेसर है ही नहीं वहाँ पर, तो वो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, है ना। आपका टॉपिक रेलेवेंट होना चाहिए, प्रोफेसर की प्रोफाइल से मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा और आपका, अब जैसे मान लीजिए आपने अप्लाई किया आईआईटी के अंदर, एनआईटी के अंदर, वहाँ पर आपने प्रोफाइल देखा 2-3 प्रोफेसर का जो कि इकोनॉमिक्स के हैं या एंथ्रोपोलॉजी के हैं, और आपका टॉपिक है, आपका सब्जेक्ट है सोशल वर्क, तो आप थोड़ा टॉपिक चेंज कर लीजिए, थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए, और ये देखिए कि उनका जो एरिया इंटरेस्ट है, जिस पे उन्होंने स्टडी किया है, प्रोफेसर्स ने, उनका जो एक्सपर्टाइज है, उस टॉपिक को आप जोड़िए, ताकि वो आपके प्रोफाइल को, आपका जो एप्लीकेशन है उसको सेलेक्ट कर ले। अब आपका जब इंटरव्यू होगा तो आप बताएंगे, जो जो कुछ आपको बताना बता सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप उनको मेल करिए जहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं कि सर मेरा ये रिसर्च प्रपोजल है, और मैं अप्लाई कर आपके अंडर पीएचडी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और आप इसको एक बार देख लीजिए मेरे प्रपोजल को। अगर वो हाँ बोल देंगे तो फिर आपका इंटरव्यू होना ना होना कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और जनरली ऐसे ही करते हैं स्टूडेंट, तो पहले मेल कर देते हैं प्रोफेसर्स को, सबको, कि आपका आपका जो टॉपिक है, आप इंटरेस्टेड है, आपका जीआरएफ हो गया, सब कुछ बता दीजिए मेल में, क्या क्या लिखना होता है मैं बता दूंगा, मेल कैसे करना होता है। तो वो सब चीज़ें आपको लिख करके मेल करना होता है प्रोफेसर्स को, उसमें ईमेल आईडी रहती है, पूरा डिटेल रहता है प्रोफेसर्स का। तो आप इसको फॉलो करिए। ओके। स्टार्टिंग में जो है स्टूडेंट को नहीं पता होता है कैसे अप्रोच करना होता है प्रोफेसर्स को। आजकल तो ऑनलाइन हम लोग मेल कर सकते हैं, पहले स्टूडेंट जाया करते थे यूनिवर्सिटी जा करके प्रोफेसर से मिलते थे कि मुझे पीएचडी करना है आपके अंडर, मेरा एरिया में इंटरेस्ट ये है, और ये सब बताना होता था। अभी आप मेल करके पूछ सकते हैं सबसे, और सभी रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी सर समझ में आ रहा है? हाँ। जैसे हम्म। कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है और कोई दूसरे यूनिवर्सिटी का गाइड मतलब रख सकता है, ऐसा ऑप्शन रहता है? ये डिपेंड ऑन द प्रोफेसर। आपका जो मैन सुपरवाइजर होगा, जैसे दो दो होते हैं, एक तो होता है आपका सुपरवाइजर, एक होता है को सुपरवाइजर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे केस में ऐसा है, जब मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया था तो मेरे जो सुपरवाइजर थे, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो उनको लगा कि शायद वो उतना टाइम हमको दे नहीं पाएंगे, तो उन्होंने एक को सुपरवाइजर और अलॉट कर दिया मुझे, तो मेरे दो हो गए हैं। भी ये डिपेंड करता है सुपरवाइजर के ऊपर। जैसे मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, आपके सुपरवाइजर है, आपको लग रहा है कि एक को सुपरवाइजर और होनी चाहिए, आप जिनको जानते हैं, या आपको लग रहा है कि दूसरी यूनिवर्सिटी में है, तो आप उनको बोलेंगे सर ये एक एक प्रोफेसर है, इन्होंने इस एरिया में काम किया है, मतलब हमारे एरिया में काम कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे को सुपरवाइजर बन जाए, और मैं उनसे कॉन्टैक्ट में हूँ। तो अगर वो मान जाएंगे प्रोफेसर, आपके सुपरवाइजर जो मैन सुपरवाइजर है, तो इट्स पॉसिबल। ऐसा होता है जनरली बाहर के यूनिवर्सिटी कॉलेज में से लोग जो है, सुपरवाइज जैसे दूसरे दो सुपरवाइजर हो सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के। तो बस है कि परमिशन लेना होता है, यस, मानेंगे तो? यस, यस, अगर मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो नहीं हो पाएगा फिर। ओके। ओके। और एनी क्वेश्चन? ओके, सो वी हैव 3 मिनट और फॉर दिस क्लास। ये 40 मिनट का सेशन होता है जो मीटिंग में। सो अगर कोई और कुछ क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस, अदरवाइज फिर नेक्स्ट वीक जो है एक क्लास हर एक वीक में रखेंगे, तो जो भी आपके डाउट रहेंगे आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं, समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अटेंड ऑल द कॉल एंड मैसेज। तो मैं क्लास कर लूंगा, इसमें बेटर है कि उसमें हम लोग डायरेक्ट डिस्कस कर लेंगे। सर वोमेन स्टडी का क्लास कब से शुरू होगा? विजुअल स्टडी का क्लास आप ग्रुप में ऐड हो गए हैं, जो ग्रुप बनाया हुआ है, जी 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 सर। तो मैम मैम को बोल देता हूँ, तो मैम आपको रिप्लाई कर देंगी, और वही जब क्लास होगा तो बता देंगे आप। ठीक है, मैं मैम से बात करता हूँ अभी। ओके। ठीक जी है। सर। थैंक यू। ओके। ओके गाइज, और एनी क्वेश्चन? प्रियंका, सुष्मिता, रोना, और एनी क्वेश्चन आप लोगों के? सर इसका रिकॉर्डिंग सर भी कहीं मिलेगा क्या? इसका वीडियो आज का हाँ, वीडियो मैं कहाँ मिलेगा सर? इसका वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, ओके। ये रिकॉर्डिंग जो है वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे से देख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी। यस भारती,
प्लीज आस्क। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कि रिसर्च प्रपोजल को लेकर के क्लास कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें डालनी होती हैं, कैसे। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग अभी पता नहीं होगा शायद, आप लोग मास्टर्स कंप्लीट करते हैं तो पता नहीं होता है कैसे रिसर्च आर्टिकल वगैरह खोजा जाता है, कौन कौन सा रेलेवेंट होता है, एरिया कैसे चूज करना होता है। ओके, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं हर एक वीक एक क्लास ले सकता हूँ। इसका कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब ऐसी क्लास रहेगी, वो यूट्यूब पर डाल दूंगा वीडियो। रखिए जी सर, सर, रखिए। अच्छा होगा ये सर। हाँ, क्योंकि मुझे भी डिफिकल्टी आई थी जब मैंने ये सब प्रपोजल वगैरह लिखा था, मुझे नहीं पता था, तो फिर और डिफिकल्ट होता है, मैं समझ सकता हूँ। और स्टूडेंट कॉल करते हैं तो क्योंकि कॉल पे हम सब कुछ कितना बताएंगे, इतना सारा कॉल आ जाता है। या क्लास रखेंगे वो बेहतर होगा, मेरा भी टाइम बचेगा और आप लोगों को भी डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। सर, someone has PhD degree in the social work can apply for the job in related department like sociology, anthropology। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई वैकेंसी आई होगी तो आप देखना, उसमें लिखा होता है जैसे सोशोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट। अलाइड सब्जेक्ट का मतलब ही होता है कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जैसे ट्राइबल स्टडी है तो ट्राइबल स्टडी में जनरली बहुत कम एस्पिरेंट होते हैं वो करते हैं स्टडी। तो सब सोशल वर्क वाले, एंथ्रोपोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें लिखा होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर वो केवल वही सब्जेक्ट मांगते हैं तो वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते आप। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन को अच्छे से सर पढ़ना होगा। हाँ हाँ, बोलिए। सर जिसमें एलाइड, जैसे कि एलाइड सब्जेक्ट है, हम्म तो मान के चलिए मेरा वुमेन स्टडी है, तो हम्म फिर उस एलाइड में तो 7-8 विषय है, उसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, फिर इंग्लिश है, तो हम हम्म। इंग्लिश से पीएचडी कर सकते हैं क्या सर? नहीं नहीं, एलाइड का मतलब उसी जैसा सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री के हैं और आप इंग्लिश में डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप नहीं रेलेवेंट सर, सब्जेक्ट। इंग्लिश है इसमें। एलाइड जो है ना, एलाइड में दिया है, वुमेन स्टडी के एलाइड में हाँ 8 सब्जेक्ट है। ठीक है, दिया है तो तब कर सकते हैं, उसमें अगर दिया है तो बिल्कुल कर सकते हैं। जी, अगर उसमें दिया अच्छा, हुआ है सब्जेक्ट तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं दिया है तो आपको देखना होगा कि रेलेवेंट है कि नहीं आपका सब्जेक्ट उसमें। तो फिर सर ये जैसे ये वैकेंसी आएगी तो उस समय हमको लिया जाएगा, क्योंकि